नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 11 बज गए हैं, वक्त हो गया है अभी का। और आज सबसे पहले बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। अब से थोड़ी देर में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिल जो कल लोकसभा में पेश किए गए थे, आज उन पर चर्चा जारी रहेगी। और आज नेता विपक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद शाम को 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं है। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है और विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं बल्कि परिसीमन के खिलाफ है। आज महिलाओं का दिन है, तो महिलाओं के बारे में बोलो। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री पद यशो नाइक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। प्रिया पटेल। संसदीय कार्य मंत्री जी, धन्यवाद। व्यवस्था बनाए रखो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, आपकी इजाजत से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू सर। आइटम नंबर 3 श्री केसी वेणुगोपाल। Speaker sir, I wish to present the Hindi and English version of the 45th, 46th and 47th report of the Public Accounts Committee as listed against my name in today's list of business at serial number 3. आइटम नंबर 4 श्री अनुराग सिंह ठाकुर। धन्यवाद स्पीकर सर। I rise to present the 23rd report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। For permission, Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House statement, both in English and Hindi versions, correcting the reply given on 30th March 2026 to the unstarred question number 5978 regarding plantation activities under Green India Mission. Thank you, sir. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में ये सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 14/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क संकलन 272 और 11 अप्रैल 2026, जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को बढ़ाकर 24 रुपया प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची का संशोधन करना है। एक का एतदार अनुमोदन करती है। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो संसद की कार्रवाई एक तरफ जहां चल रही है, इस बीच आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से एक बयान आया है, तो किरण रिजिजू का ये बयान सुनते हैं। 2023 वो तो प्रक्रिया है, कमेंसमेंट। हाँ, तो ये तो एक प्रोसेस है। कानून तो अभी हम लोग अमेंडमेंट के लिए अभी ला रहे हैं, तो पुराने कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई विषय ना बनाए। मैं अभी
वाकई में एक प्रोसेस है और प्रोसेस को विषय ना बनाने वाली बात है, या फिर ये किरण रिजिजू जानते हैं कि सरकार के लिए इस बिल को लोकसभा से पास कराना एक मुश्किल सौदा साबित हो सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निशिकांत दुबे ने ये तीनों बिल जिन पर चर्चा की जा रही है, विमेन रिजर्वेशन को लेकर, डीलिमिटेशन को लेकर, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो बिल वापस अब बिल तो वो पास है ना, 2023 का बिल है जिसको कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने सब में आजादी नहीं है, ये आरोप लगाते हैं। नहीं, उनका आरोप सही है, बिल्कुल सही है। तो चलो फिर आपको आज नहीं बोलने देते हैं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आइटम नंबर 7 श्री पंकज चौधरी जी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 का तथा वित्त अधिनियम 2018 की धारा 111 और 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 खा के अनुसरण में यह सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 15/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क 273 और 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां लोकसभा में अब से थोड़ी देर में चर्चा शुरू होने जा रही है और इस बीच राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सभापति निर्विरोध चुने गए हैं। हरिवंश वो उपसभापति के तौर पर निर्विरोध चुने गए हैं और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि एक बार फिर से इन्हें पहले तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाना और फिर उनका उपसभापति के तौर पर निर्विरोध चुना जाना। और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं और साथ ही यहाँ पर जो फ्लोर के लीडर हैं जेपी नड्डा, दोनों और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, तीनों ही प्रधानमंत्री मोदी भी तक ले अभी आके जाते बैठे। हुए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त आए हैं और इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है राज्यसभा में। Now, felicitations to the Deputy Chairman, Honorable Leader of the Opposition. सर, आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सदन में हमारे डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उनका अभिनंदन करने के लिए मौका मिला। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे कार्य के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का और एक अवसर मिले। अच्छा पड़ोसी है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उपसभापति का पद वास्तव में आपके चुनाव द्वारा सीख बलिक पहले ही उपलब्ध अवसर पर भर दिया गया है। ये फॉर्चुनेट है कि क्विक
इतना क्विक इलेक्शन कौन सा भी नहीं हुआ और ये भाग्यशाली हैं और हम भी उनके बाजू में बैठ के कम से कम हमको कुछ ना कुछ मदद वहां जाके बैठने के बाद जरूर मिलेगी। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। हमें इस बात से तकलीफ है कि संविधान अनुच्छेद 93 में निहित संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 7 वर्षों से वो रिक्त है। क्या अच्छा होता कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसा ही होता तो बहुत ही बढ़िया होती थी। संविधान सदन में उपाध्यक्ष का कक्ष में मेरे पुराने कक्ष से पड़ोस में ही है। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 पर जाता हूं तो ठीक सामने मुझे उसके बंद कमरे पर लटका ताला दिख जाता है, जो मुझे तकलीफ देता है कि प्रजातंत्र की हम बात करते हैं और 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर को आप चुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी डेमोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। कल मैं एक महाशय का भाषण सुना, उन्होंने यही कहा, अरे डेमोक्रेसी को तोड़ने तो बहुत लोग कोशिश किए। ये क्या है? 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है, तो ये क्या है? क्या कहना चाहिए? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आपको किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7 साल से। और क्या समझ के रखे मुझे मालूम नहीं। वो डिप्टी स्पीकर भारी पड़ेगा आपको। आप तो सबको ले रहे हैं, नीचे ही डाल रहे हैं, आप ऊपर बैठ रहे हैं, तो फिर भी वो खाली पद नहीं हुआ, अब तक भर्ती नहीं हुआ। सर, जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 से गुजरता हूं, ये मुझे याद आता है। कई बार मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा भी है वहां ठहरने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। मैं कभी मजाक में ये पूछा, भाई ये कक्ष कब खुलेगा? क्या हमें कुलजा सिमसम कहना पड़ेगा? क्योंकि वो दरवाजा खुलता ही नहीं, इसीलिए कभी ये कहना पड़ेगा। ये मैंने उनसे पूछा। साहब वो बहुत दिन से बंद है, हम तो रिटायर हो गए और एक दूसरे भी आए, लेकिन ये ताला लगा हुआ ही है। अब जबकि आप फिर से उपसभापति पद पर आसीन हो गए हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको पर्याप्त समय देंगे। हमें आपसे किसी विशेष तवज्जो की अपेक्षा नहीं है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को आप उचित महत्व जरूर देंगे, क्योंकि आप ये 3रा टर्म है, आपका अनुभव ज्यादा हुआ है। नेचुरली डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन को जितना महत्व देना चाहिए आप देंगे, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। अपनी और विपक्ष की ओर से हम आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं और मैं तमाम अपने अपोजिशन नेताओं के ओर से, मेंबर्स के ओर से, तमाम हाउस के तरफ से और आपके तरफ से भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर।
आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है। और ये अपने आप में ये एक अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है। और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज को दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को
नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है, लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उसमें प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरिवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा, कभी उनको ही बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी यहाँ कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है। हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सदन के बाहर
जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। हमारा देश युवा देश है और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में बिताना पसंद किया है। युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता बने, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम निरंतर चलता रहे, ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहता है। वे मीडिया के नजरों में बहुत ज्यादा रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से अपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों होना चाहिए, इस मूल विषय को अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे, इन सारे विषयों की चर्चा वो करते हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ बात करते हैं कि हम ऐसे क्या कारण है कि हम जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें वो, और देश कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसे का आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला चला है और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक भी वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज के उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने उनके जीवन का एक प्रसंग जो सुना है, शायद हो सकता है साल वगैरह में मैं बहुत मेरी जानकारी सटीक न भी हो, मैंने सुना है कि 1994 में हरिवंश जी पहली बार विदेश यात्रा की और वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो अपने तय कार्यक्रमों के अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह से कहा कि मैं जरूर, ये विकसित देश है तो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज को देखना समझना चाहता हूँ, वहाँ की ऐसी कौन सी शिक्षा और कल्चर है जिसके कारण ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने काफी समय अपने निर्धारित कार्यक्रमों के सिवाय पहली अमेरिका की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बिताया, उसका अध्ययन करने का काम किया। यानी ये जो ललक थी उनके मन में कि अगर एक विकसित देश की यूनिवर्सिटी से जो निकलता है तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हो ताकि विकसित भारत का सपना वहीं से रेखांकित किया जा सके। आदरणीय सभापति जी,
एमपीज को एमपी लेड फंड के संबंध में तो काफी चर्चा रहती है और एक बड़ा पसंदगी का विषय भी रहता है एमपीज में, और कभी कभी तो ये भी संघर्ष रहता है कि एमपी लेड फंड इतना है और वहां उधर एमएलए फंड ज्यादा है, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन एमपी फंड का उपयोग कैसे हो, एमपी लेड जो फंड की बातें, उसमें हरिवंश जी के विचारों को मैंने स्वयं भी सुना है, मैं प्रभावित हूँ इससे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रही है, शायद हम उनकी अपेक्षा के अनुसार उसको कर नहीं पाए हैं, क्योंकि सबको ऐसे विषय में साथ लेना जरा कठिन होता है। लेकिन उन्होंने खुद के उस जिम्मेवारी को कैसे निभाया है, मैं समझता हूं वो भी हम लोगों ने, उन्होंने ये एमपी लेड फंड था जो अपने जो विचार हैं उसको विचार को ही नीचे धरातल पर उतारने के लिए उपयोग किया। शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी ये उसके सारे केंद्र में रहा। एमपी लेड फंड उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित किए और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहने वाला है, और उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड समस्या के समाधान को केंद्र में रखा। जैसे लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए एमपी लेड फंड का उपयोग किया, तो उस काम को वो लगातार वहां हो रहा है। एक और उन्होंने काम लिया जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भयावह भूकंप की घटनाएं घटती रहती है। नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आ जाए तो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी लेड फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है। यानी वो स्टडी का काम करना, रिसर्च करना, उस पर लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, जयप्रकाश जी का गांव सिताब दियारा, हरिवंश जी वही हैं, और वहां गंगा और घाघरा दो नदी के बीच में एक गांव है, तो हमेशा ही जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है वो गांव परेशान रहता है, और नदी धारा भी बदलती रहती है तो विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी लेड फंड से इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। पटना के ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था में वो बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपी लेड फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जुड़ा रहता है। वो लगातार वहां के सुख दुख के साथी बन करके वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं उसका जब निर्माण कार्य चल रहा था तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का अवसर आया, और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंश को कहता था मैं ऐसा करें तो कैसा होगा। 2 दिन में वो बराबर परफेक्ट उसके लेके आते हैं। कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को
और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी कैसे मददरूप होना, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक उनके ट्रेनिंग के लिए काम किया जाना, उसके लिए भी काफी समय दिया और उन्होंने लगातार उनके लिए समय दिखाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी उन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की छाप छोड़ने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का ये दूसरा क्वार्टर ये सदन को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में। मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहाँ के भी है और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी हरिवंश जी के लिए जो उपसभापति नियुक्त हुए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मनोनीत सदस्य को बतौर उपसभापति राज्यसभा में चुना गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में चर्चा जारी है और राहुल गांधी आज लोकसभा में 3 बजे दोपहर को 3 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर राहुल गांधी आज अपनी बात रखने जा रहे हैं। कल जैसा देखा गया था कि कांग्रेस की ओर से कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें गौरव गोगोई थे और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। और आज राहुल गांधी 3 बजे इस पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह तमाम जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब देंगे सरकार की ओर से और 4 बजे इस पर वोटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी आज दोपहर 3 बजे इस संशोधन बिल पर बोलने जा रहे हैं। डिलिमिटेशन पर विपक्ष का क्या पक्ष है वो रखने जा रहे हैं और फिर आज शाम 4 बजे इस पर वोटिंग होनी है। डिलिमिटेशन को लेकर अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा परिसीमन करके सरकार मनमर्जी की लोकसभा सीटें बनाना चाहती है जिससे कभी ना हारे। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज़ मांगेंगे, कौन सी नई चीज़ आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डिलिमिटेशन को लेकर दावा किया है कि 2023 का वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट आबादी के आधार पर है, जबकि मौजूदा बिल में प्रोपोर्शन के हिसाब से डिलिमिटेशन का प्रावधान है। यानी कि मौजूदा बिल के हिसाब से साउथ इंडिया को कुछ सीटें ज्यादा मिलेंगी, जबकि 2023 के एक्ट से दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें और घट जाएंगी। बिल तो वो पास है ना, 2023 का बिल है जिसको कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने सबने पास किया है, सभी विपक्षी दल ने पास किया। वो तो पास बिल है। 2/3 बहुमत, 2/3 सीटें जो है उसमें आरक्षित होंगी। कल प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छा प्रपोजल दिया कि 543 में ही आप कर लीजिए। तो वो एक्ट कहता है कि पॉपुलेशन के आधार पर
पॉपुलेशन के आधार पर। अभी जो बिल है वो कह रहा है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से करेंगे और जिसमें साउथ इंडिया की कुछ सीटें बढ़ेंगी, जो कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। लेकिन वो जो एक्ट हमने पास किया और जो संविधान कहता है, एक्ट मतलब हमने पास किया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसके ऊपर की 525 से 550 सीटें हुई थी 1973-74 में, उसके हिसाब से क्या होने वाला है, डिलिमिटेशन तो होगा ही होगा, वो तो सिंपल मेजोरिटी से होगा। उत्तर प्रदेश को 87 सीट मिलेगी और तमिलनाडु की सीट हो जाएगी केवल 29। आज जो 39 सीट है वो केवल हो जाएगी 29 और राजस्थान की सीट जो 25 है वो हो जाएगी 32 और केरल की सीट जो 19 है वो हो जाएगी 14। अब ये तय करना है इनको कि साउथ इंडिया के साथ कांग्रेस को अन्याय करना है कि हमारे बिल को पास करना। अब सारा चीज उनके माथे पर है। इधर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव को संभव बना दिया, महिलाएं अब लीडरशिप के रोल में आगे आएंगी। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में क्या एक उत्साह जगा है इस चीज को लेकर और प्रधानमंत्री ने जो असंभव को संभव बना दिया है, 30 सालों से अटके हुए बिल को जो है वो पारित किया है। तो महिलाएं अब लीडरशिप के रोल में पूरे देश का भविष्य अब जो है तय करने के वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जो है भारतवर्ष जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि विपक्ष की सारी शंकाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने दूर कर दिया और साउथ के राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बहुत ही सार्थक चर्चा कल हुई है, रात के लगभग 12:30 बजे तक यह चर्चा हुई और सभी सदस्य अपनी अपनी बातें रखे। जहां भी विपक्ष के साथियों को कुछ शंका थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शंका की करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे साउथ के स्टेट की ये शंका की सीट घट रहे हैं तो प्रतिशत के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने भी उनको बता दिया। तो हमें लगता है जिस तरह से जो चीज़ को लेकर जहाँ जहाँ जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी जो विपक्ष के साथियों का, तो एक एक बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान स्पष्टता के साथ उन्होंने दिया है। तो अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए और हमें लगता है कि आज जो ऐतिहासिक निर्णय होगा, निश्चित रूप से महिलाओं का जो रिजर्वेशन वो पारित भी होगा और जो आधी आबादी का कई दशक से 3 दशक से भी ज्यादा समय से जो अपेक्षा थी ये पूरा भी होगा। बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए आधी आबादी पर किए गए अन्याय का प्रायश्चित का समय है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को जो महिलाओं को उन्होंने अधिकार नहीं दिया था, अब आप प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, तो वो 27 साल के उस पाप को धोने का उनके पास एक अवसर है कि वो एक सकारात्मक भूमिका में आए और देश की आधी आबादी के प्रति किए गए अन्याय का प्रायश्चित कर सके, उसका समर्थन करके। तो ऐतिहासिक बिल पर आज वोटिंग होनी है और वोटिंग का समय आज शाम 4 बजे का तय किया गया है। लेकिन सरकार के पास क्या वाकई में 360 का वो नंबर है, वो मैजिक फिगर है जिससे वो इस बिल को पास करा पाएगी? और क्या विपक्ष के सांसद टूटेंगे या नहीं, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद अपराजिता सारंगी ने भी अपनी बात रखी है, उनकी बात सुनाते हैं। करीबन 12 घंटे तक चर्चा होगी और 11 बजे रात तक कल संसद चला है, लोकसभा चली है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबने अपने मत रखे, विचार रखे और जो ट्रेजरी बेंच के लोग हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, तीनों बिल के विषय में बताया और सरकार क्यों इसे लेना चाहती है, इसको पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है, इसके बारे में बातचीत हुई। विपक्ष ने अपना पक्ष रखा। लेकिन आज मैं कह दूं वोटिंग होगी और देश की आधी आबादी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम दिन है। मुझे लगता है कि जो कार्य 27 वर्ष नहीं हुआ वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार करना चाहती है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, महिलाओं के लिए। और महिलाएं लोक संख्या अगर आप देखें तो हम आधे हैं, आधी आबादी। तो ऐसी स्थिति में हम सब ने गुजारिश की है विपक्ष के नेताओं को कि वो आगे आए, महिला हो या पुरुष हो, और सरकार का हाथ बटाएं, सरकार के साथ जुड़े और ये इन तीनों बिलों का अनुमोदन करें।
तो मुझे लगता है कि कल हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ सबसे बातचीत की, सबको अपील किया, महिलाओं के लिए अपील किया, और उसके बाद आदरणीय गृह मंत्री ने बहुत सारी बातें कही, तथ्य रखा, और आज फिर आदरणीय गृह मंत्री जी बोलने वाले हैं, तथ्य रख